माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ नोमैडिक एम्पायर। ठीक है, चैप्टर का नाम है नोमैडिक एम्पायर। इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि नोमैड लोगों ने एक एम्पायर बनाया है। ठीक है, नोमैड्स कौन होते हैं? जो घूमते रहते हैं उनको नोमैड्स बोला जाता है, जो एक जगह नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन लोगों के एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने कैसा एम्पायर बनाया था। ये इमेज देख पा रहे हो, ये है जंगीज़ खान, ये उनके लीडर थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे और इन मंगोल्स के बारे में समझेंगे जिन्होंने ये नोमैडिक एम्पायर बनाया था। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर की इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं सेंट्रल एशिया के मंगोल्स के बारे में, जिन्होंने एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर बनाया था। ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है दो कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ। तो उनका एम्पायर यूरोप और एशिया इन दो कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था और उनके लीडर थे जंगीज़ खान। ठीक है, हम ये भी स्टडी करने वाले हैं कि कैसे जंगीज़ खान ने मंगोल्स से बहुत सारे ट्रेडिशंस, सोशल और पॉलिटिकल कस्टम्स अडॉप्ट करवाए। ठीक है, कैसे इतनी अच्छी मिलिट्री तैयार करी जंगीज़ खान ने और कितना अच्छा उनका गवर्नेंस का मेथड था। अब आप खुद सोचिए, एक इतना बड़ा एम्पायर जो दो कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था और वो इतने लंबे टाइम के लिए ऐसे तो नहीं टिक सकता, उसे बहुत प्रॉपर गवर्नेंस की ज़रूरत होती है। तो उनकी गवर्नेंस के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। हम ये भी स्टडी करेंगे कि कैसे मंगोल्स ने नोमैडिक एम्पायर को क्रिएट करा था। उन्होंने अपने स्टेपी ट्रेडिशंस को कॉम्प्रोमाइज़ करा और जहाँ जहाँ उनका ये एम्पायर फैला ना, उन लोगों ने अपने ट्रेडिशंस को उन लोगों के ऊपर थोपा नहीं। मतलब मान लो नई टेरिटरीज कॉन्क्वायर कर ली उन्होंने, लेकिन उनको ये नहीं बोला कि हम ये ट्रेडिशन अपनाते हैं तो तुम भी यही करोगे। तो ऐसा मंगोल लोगों ने नहीं किया। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अबाउट मंगोल। हम मंगोल्स के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता कैसे चला, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? अब देखो, मंगोल्स खुद से ना कुछ नहीं लिखते थे, तो हमें दूसरे लोगों के क्रॉनिकल्स, ट्रैवलॉग्स, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है इन मंगोल्स के बारे में स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा भी माना जाता है इन राइटर्स का जो ये स्टडी मटेरियल है ना, ये बहुत बायस्ड है। इन्होंने इतना अच्छा नहीं लिख रखा उनके बारे में। क्यों? देखो, मान लो आपके ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा है, तो क्या आप उनके बारे में कुछ अच्छा लिखोगे? नहीं लिखोगे। तो वैसे ही माना जाता है कि इन राइटर्स ने जो लिख रखा है ना, वो बहुत ज़्यादा बायस्ड है और बहुत ज़्यादा प्रिजुडाइज्ड है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो है ना इन मंगोल के सक्सेस से अट्रैक्ट भी हुए। अब इतना बड़ा एम्पायर बना लिया तो दूसरे ट्रैवलर्स इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हुए। अब इनके अंडर बहुत सारे बैकग्राउंड से लोग काम करते थे, जैसे बहुत सारे बुद्धिस्ट, कन्फ्यूशियन को फॉलो करने वाले क्रिश्चियन, टर्किश, मुस्लिम लोग जो हैं इन मंगोल मास्टर्स के अंडर काम करते थे। और जिन्होंने लिखा है ना मंगोल्स के बारे में, उन्होंने दो तरीके का मटीरियल लिखा है। किन्हीं ने तो बहुत सिंपैथेटिक अकाउंट्स लिखे हैं, बहुत अच्छा लिखा है इनके बारे में, जबकि कुछ लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल दिखाने की कोशिश करी है। हॉस्टाइल मतलब बहुत ज़्यादा क्रूअल दिखाने की कोशिश करी है। जो जंगीज़ खान के बारे में सबसे पहली हमें राइटिंग मिली है, उसका नाम है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। So, in history of Mongols, the sedentary societies characterized nomads as primitive barbarians. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या हुआ, जो ये राइटिंग्स हमें मिली है ना, इससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई है, इन मंगोल्स को बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव और बारबेरियंस बताया गया है। प्रिमिटिव क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज्ड होते हैं, इतने एडवांस नहीं होते, उनको प्रिमिटिव बोला जाता है। और बारबेरियंस कौन होते हैं? मतलब जो बहुत ज़्यादा पागल से होते हैं, जिनकी आवाज़ एकदम बेकार लगती है, नॉइज़ जैसी लगती है, तो उनको बारबेरियंस बोला जाता है, बहुत ज़्यादा क्रूअल टाइप। ठीक है, तो बारबेरियन एक टर्म है जो कि ग्रीक वर्ड बारबरोस से डिराइव की गई है, जिसका क्या मतलब होता है कि समवन हुज लैंग्वेज साउंडेड लाइक अ रैंडम नॉइज़। ऐसी बहुत बकवास सी नॉइज़ की तरह लगती है किसी की आवाज़, तो उसे बारबेरियन बोला जाता है। बारबरोस टर्म से ये बारबेरियन टर्म डिराइव हुई है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मंगोल्स को कितना ज़्यादा अनसिविलाइज्ड, कितना ज़्यादा पागल, कितना ज़्यादा क्रूअल दिखाने की कोशिश की है। क्यों? ये बायस्ड भी हो सकता है, हम कैसे श्योरली कह सकते हैं हाँ वो ऐसे ही थे। तो मंगोल्स का सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड अब हम जानते हैं। मंगोल्स वर डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल एंड लिंक्ड बाय सिमिलैरिटीज ऑफ लैंग्वेज टू ततार्स, खितान, मंचूस टू द ईस्ट एंड टर्किक ट्राइब्स टू द वेस्ट। अब जो ये मंगोल लोग थे ना, ये बहुत अलग अलग तरीके के लोग थे। इनके अंदर पेस्टोरलिस्ट भी आते थे और इनके अंदर जो हंटर गैदरर्स थे ना, वो भी आते थे। ठीक है, और ये दूसरी ट्राइब्स जैसे ततार्स, खितान, मंचूस, टर्किक ट्राइब्स इनसे लिंक थे उनकी सेम लैंग्वेज की वजह से। यानी कि जो मंगोल लोग हैं ना और इन लोगों की लैंग्वेज सेम सी थी, तो वो इनसे लिंक थे।
अब कुछ मंगोल्स जो थे वो पेस्टोरलिस्ट थे और कुछ हंटर गैदरर्स थे। पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? जो एनिमल्स को पालते हैं, और हंटर गैदरर्स जो हंटिंग करते हैं। तो कुछ मंगोल्स पेस्टोरलिस्ट थे और कुछ हंटर गैदरर्स थे। तो अब हम समझेंगे पेस्टोरलिस्ट मंगोल्स के बारे में। जो पेस्टोरलिस्ट मंगोल थे ना, वो हॉर्सेस, शीप, कैटल, गॉट्स, कैमल्स इनको मेंटेन करते थे, इनको रियर करते थे, इनको पालते थे, ठीक है। और वो सेंट्रल एशिया के स्टेपीज़ में नोमैडिक लाइफ जीते थे। अब स्टेपीज़ क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े घास के मैदानों को स्टेपीज़ बोला जाता है, जो कि सेंट्रल एशिया में थे। तो वहाँ पर ये लोग रहा करते थे। दिस एरिया हैड अ मेजेस्टिक लैंडस्केप। अब इस एरिया में बहुत अलग अलग तरीके की जियोग्राफीज देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर प्लेन्स भी है, जेंटल प्लेन्स भी है, वेवी स्लोप्स वाले प्लेन भी है, यहाँ पर स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी है जिन्हें हम अल्टाई माउंटेन्स बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गोबी डेजर्ट भी है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितनी सारी जियोग्राफीज़ हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पर दो रिवर्स, ओनन और सेलेंगा, ये दो मेन पानी का सोर्स है। साथ ही साथ जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स है ना, उनसे थोड़ी थोड़ी धाराएँ भी बहती हैं, स्प्रिंग्स या स्ट्रीम्स भी हम बोल सकते हैं। तो वो भी यहाँ पर पानी का सोर्स है। अब हम जानेंगे हंटर गैदरर मंगोल्स के बारे में, ठीक है। हंटर गैदरर मंगोल्स जो है ना, वो पेस्टोरलिस्ट के नॉर्थ में रहते हैं, यानी कि साइबेरियन फॉरेस्ट में रहा करते थे हंटर गैदरर वाले मंगोल्स, ठीक है। और इन्हें पेस्टोरलिस्ट के मुकाबले छोटा दर्जा दिया जाता था, नीचा माना जाता था। अब ये कैसे जीते थे? तो ये एनिमल के फर्स का ट्रेड किया करते थे दूसरे लोगों के साथ, सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ। द एंटायर रीजन हैड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। अब यहाँ का वेदर है ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था, बहुत ज़्यादा हार्श और लॉन्ग विंटर्स यहाँ पे चलती थी। समर बहुत थोड़े टाइम के लिए आती थी, और वो भी ड्राई समर्स, ठीक है। अब मंगोल्स ने कभी भी फार्मिंग नहीं करी। हाँ, कुछ टाइम के लिए एग्रीकल्चर पॉसिबल था पेस्टोरल रीजन्स के अंदर, बट फिर भी इन्होंने कभी भी फार्मिंग नहीं करी, ठीक है। नाइदर द पेस्टोरल नॉर हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी कुड सस्टेन डेंस पॉपुलेशन सेटलमेंट्स। अब पेस्टोरल मंगोल्स हों चाहे हंटर गैदरर्स मंगोल्स हों, ठीक है, इन दोनों में से किसी की भी पॉपुलेशन सेटलमेंट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने कभी भी सिटीज़ नहीं बनाई, बना ही नहीं पाई, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन सेटलमेंट हो ही नहीं पाती थी, और ना ही ये एक जगह सेटल होते थे। मंगोल लिव्ड इन टेंट्स, ये टेंट्स में रहा करते थे, और इनके टेंट्स पोर्टेबल होते थे, यानी कि एक से दूसरी जगह ये कैरी कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि देखो, समर्स में वो कहीं और रहते थे, विंटर्स में कहीं और, तो वो इन टेंट्स को लेके जाते थे, घूमते थे, ठीक है। और इन टेंट्स को गर्स बोला जाता है, पोर्टेबल होते थे इनके टेंट्स। मंगोल सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सारे मंगोल्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे उनकी एथनिक और लैंग्वेज की वजह से, यानी कि उनके ट्रेडिशन, कस्टम्स और लैंग्वेज की वजह से ये सारे यूनाइटेड थे। बट उनके पास रिसोर्सेज बहुत स्कार्स होते थे, बहुत कम रिसोर्सेज होते थे। तो जो मंगोल्स है ना, वो पैट्रीलिनियल लाइनेज में भी बढ़ जाते थे, यानी कि फादर है, उसके मान लो 4 सन हैं, तो वो अलग अलग ब्रांच हो जाती थी, पैट्रीलिनियल लाइनेज हम इसे बोलते हैं। और वो रिसोर्सेज भी उन सन्स के बीच में बट जाते थे। अब जिन मंगोल्स के पास ज़्यादा एनिमल्स और पैस्चर लैंड्स होते थे, उन्हें रिच माना जाता था, ठीक है। और उनका सोसाइटी में पॉलिटिक्स में थोड़ा ज़्यादा दबदबा होता था, उनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते थे, और पॉलिटिक्स में भी वो इन्फ्लुएंशियल माने जाते थे, ठीक है। Whenever there were harsh winter और drought condition, जब भी कोई बहुत कड़ाके वाली ठंड होती थी या फिर सूखा पड़ जाता था, तो इन फैमिलीज़ के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता था पैस्चर लैंड्स के ऊपर, ठीक है, कि भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो अब खाने की तलाश में वो शिकार क्या करते थे, ठीक है। और कई बार शिकार से, मतलब शिकार करते समय वो बच जाए, उस एनिमल से कोई अटैक ना कर दे, तो वो अलायंस बना लेते थे शिकार के चलते। और ये जो अलायंस होता था ना, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता था, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। नोमैड्स कौन होते हैं? जो एक से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। सेटल्ड सोसाइटीज़ कौन होती हैं? जो एक जगह रुक के रहते हैं, ठीक है, उन्हें सेटल्ड बोला जाता है, मतलब उनकी एक ही जगह में रहना वहना होता है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम समझते हैं। वैसे तो नोमैडिक और एग्रेरियन इकोनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एग्रेरियन इकोनॉमी यानी कि जो फार्मिंग करते हैं, जो लोग एक जगह सेटल होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, इनके बीच में कुछ रिलेशन भी होता है। अब देखो, जो मंगोल्स जो ग्रासलैंड में रहा करते थे, उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, ठीक है। तो वो ट्रेड किया करते थे इन सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ जो चाइना में रहते थे, ठीक है। अब ये जो है दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होता था। अब मंगोल्स को क्या चाहिए होता था? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, आयरन यूटेंसिल्स चाइना वाले लोगों से, और चाइना वाले लोगों को क्या चाहिए होता था? घोड़े, फर्स, एनिमल्स,
ग्रासलैंड वाले लोगों से। तो ये ट्रेड जो है दोनों के लिए बेनिफिशियल होता था। लेकिन कॉमर्स इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता था, मतलब ट्रेड इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता था। कई बार एक ग्रुप दूसरे के ऊपर मिलिट्री प्रेशर लगाता था ज़्यादा प्रॉफिट पाने के चक्कर में, ठीक है। जब मंगोल्स ने अलायंसेस बना लिए थे, अलायंसेस का क्या मतलब होता है, ग्रुप्स बना लिए थे, तो क्या हुआ था, वो चाइनीज़ लोगों के ऊपर अपना दबदबा बनाते थे कि भाई इसके बदले में तुम ज़्यादा दो हमें, मतलब वो तो उतना ही देंगे मंगोल्स, और चाइनीज़ से बदले में ज़्यादा लेने की डिमांड करते थे। लेकिन क्या होता था, ये ट्रेड टाइज जो है ना वो रिस्पेक्ट नहीं किए जाते थे, यानी कि आराम से ट्रेड नहीं हो पाता था। कई बार क्या होता था, बहुत ज़्यादा लूट हो जाती थी। आउटलाइट प्लंडर का क्या मतलब होता है, लूट स्टार्ट हो जाती थी। अब मंगोल्स जब डिसयूनाइट हुए, जब उनका ग्रुप टूटा, जब उनका अलायंस टूटा, तब क्या होता था, चाइनीज़ लोग प्रेशर लगाते थे मंगोल्स के ऊपर कि भाई अब तुम हमें ज़्यादा दो, ठीक है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तो सेटल्ड कम्युनिटीज़ वाले लोगों को फेस करनी पड़ती थी। क्यों, उनकी सिटीज़ जो है वो लूट के ले जाते थे, उनका एग्रीकल्चर ख़राब कर देते थे मंगोल लोग, जबकि नोमैड्स का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। क्यों, क्योंकि उनकी तो कोई कम्युनिटीज़ ही नहीं होती थी, वो एक जगह रहते ही नहीं थे। क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ हो जाएगा, उनकी सिटीज़ को कोई थोड़ी लूट ले जाएगा। अब देखते थे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो चाइना की जो ग्रेट वॉल है ना, वो क्यों बनाई गई थी। 8th सेंचुरी BC में क्या हुआ, चाइना ने बहुत ज़्यादा इन नोमैड लोगों का सामना करा। ये लूट के जाते थे, बहुत ज़्यादा खतरा इनको महसूस होता था चाइनीज़ लोगों को। दूसरी रिजाइम्स भी ऐसा ही करती थी, इनके ऊपर हमला कर देती थी कभी भी, ठीक है। तो 3rd सेंचुरी BC में क्या हुआ, चाइना के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम फोर्टिफिकेशन कर ले, बड़ी बड़ी दीवारें बना ले अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। ये एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर माना जाता है, जिसे आज हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। वो असल में डिफेंस के चक्कर में बनाई गई थी, इन मंगोल से या फिर दूसरी ट्राइब से, दूसरी रिजाइम से बचने के लिए बनाई गई थी। अब हम समझेंगे जंगीज़ खान को, जो हमारे इस चैप्टर के मेन लीड हैं, उनके बारे में। अब चलो हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। अर्ली करियर, यानी कि स्टार्टिंग में क्या सिनेरियो था वो हम समझते हैं। तो जंगीज़ खान वॉज बॉर्न इन 1162 नियर द ऑनर रिवर इन नॉर्थ ऑफ प्रेजेंट डे मंगोलिया। मंगोलिया के नॉर्थ वाले हिस्से में ऑनर रिवर के किनारे पर या ऑनर रिवर के आसपास 1162 में जंगीज़ खान का जन्म हुआ। इनका असलियत का जो नाम था वो था तेमुजिन, ठीक है। और वो येसुगई, जो कि एक ट्राइब के चीफ थे, उनके तीसरे बेटे थे। जब वो 9 साल के थे, उनके पापा को मार दिया गया था ततार्स के द्वारा। ततार्स एक दूसरी ट्राइब होगी, ठीक है। ही अलॉन्ग विद हिज ब्रदर्स एंड स्टेप ब्रदर्स वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर। उनके भाइयों को, उनके स्टेप ब्रदर्स को उनकी मदर ने पाला था, ठीक है। अगले 10 साल उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल वाले रहने वाले थे। उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें स्लेव बना दिया गया। जब उनकी शादी हुई, उनकी वाइफ बॉर्टे को किडनैप कर लिया गया, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ा उन्हें रिकवर करने के लिए। उन्होंने अलायंस ग्रुप बनाए बोगरचू के साथ, जमुका के साथ, और उसके ब्रदर और स्टेप ब्रदर्स के साथ, और उसके अंकल ओंग खान के साथ। अब तेमुजिन से जंगीज़ खान तक का कैसा सफ़र रहा वो हम देखते हैं। 1180 से लेकर 1190 के बीचों बीच क्या हुआ, उनका जो अलायंस था ना वो अगेंस्ट हो गया जमुका, यानी कि उन्होंने जो अलायंस बनाया था जिसमें जमुका भी थे, अब जमुका को बाहर निकाल दिया गया। क्यों, वो भी हम आगे समझेंगे। अब उन्होंने बहुत सारी ट्राइब्स के साथ लड़ाई करी। उन्होंने ततार्स, नमांस, खेरेट्स, ठीक है, इन ट्राइब्स को हरा दिया और उनको कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने सोचा कि अब वो पावरफुल जमुका को भी हरा देंगे, और उन्होंने जमुका को भी हरा दिया 1206 के अंदर। अब जमुका जो है उनके फ्रेंड थे, लेकिन उन्होंने उसे चीट करा, इस वजह से उनका जो अलायंस था वो जमुका के अगेंस्ट हो गया था। देन द असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्टेन्स, फिर क्या हुआ, जो मंगोल चीफ्टेन्स यानी मंगोल के जो सारे चीफ्स थे, लीडर्स थे, उनकी एक असेंबली आई, ठीक है, जिसे कुरलताई बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, तुम्हें भी स्टार मार्क करना है बुक में, ठीक है, या फिर लिख लेना इसे रफ नोटबुक में या फिर जहाँ पे भी तुम्हारा मन करे। तो क्या हुआ, वो जो असेंबली थी ना, उसने जंगीज़ खान या फिर तेमुजिन को ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स डिक्लेयर कर दिया और उन्हें टाइटल दिया गया जंगीज़ खान। तो जंगीज़ खान असल में एक टाइटल था उनके लिए। जंगीज़ खान का क्या मतलब होता है, ओशियनिक रूलर या फिर यूनिवर्सल रूलर, यानी कि जो मंगोल्स में सबसे ज़्यादा ग्रेट है, जो पूरे संसार का राजा है, उसे बोला जाता है जंगीज़ खान या फिर ग्रेट खान भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो तेमुजिन से ऐसे उनका नाम जंगीज़ खान पड़ा।